हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजिकल क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस कैसे करते हैं, और साथ ही साथ में हम आज की क्लास में ये भी सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस इन्फॉर्मेटिव, यानी कि हम जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको कैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, हम ये सीखेंगे। और दूसरा बैलेंसिंग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। एक क्विज़ ले लेते हैं। तो क्विज़ क्या है हमारी, ये क्विज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए पॉप साउंड। पॉप साउंड, तो पॉप साउंड कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? तो देखिए, हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस होती है जो कि पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम आगे समझते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। जैसे पुलिस केस को सॉर्ट आउट करती है, तो क्या करती है, वो केस को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करती है। क्यों? ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। उसी तरीके से जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं जिससे कि उसकी सारी जानकारी हम ले सकें। तो अब ये कह रहा है कि द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड इन्फॉर्मेटिव इन 3 वेज। उसके 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? थ्री वेज, यानी 3 तरीके हैं। तो नंबर 1 क्या है हमारा? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट निकालेंगे। किसकी? रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज। दूसरा उसमें क्या चेक करेंगे हम? हीट, कि उसके अंदर हीट जा रही है या उससे हीट निकल रही है, उसके अंदर जा रही है या उससे बाहर निकल रही है। ये दोनों पॉइंट हम उसके अंदर चेक करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि उसकी कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पे वो रिएक्शंस हो रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। चलो अब देखिए, अब इंफॉर्मेटिव बनाने का जो पहला तरीका क्या है, ये कह रहा है इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर हो गया कि किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम सबसे पहले उसको इंडिकेट करेंगे फिजिकल स्टेट। क्या इंडिकेट करेंगे हम? फिजिकल स्टेट। तो ये जो फिजिकल स्टेट होती है, इसको थोड़ा सा मैं पहले एक बार फिर से बता दूं। मान लो ये रिएक्शन है ए और ए से बन रहा है बी। तो ये जो रिएक्शन से पहले वाला होता है ये होता है हमारा रिएक्टेंट। क्या होता है ये? रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद वाला होता है हमारा प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो अब ये कहना चाह रहा है कि जो रिएक्टेंट है इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। अब फिजिकल स्टेट कितनी होती है हमारी? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। कह रहा देयर आर 4 फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके अंदर यही 4 क्या होंगी? फिजिकल स्टेट होंगी। अब ये 4 कौन कौन सी हैं? देखिए, इंडिकेट, सॉलिड को हम इंडिकेट करते हैं एस से। किससे इंडिकेट करते हैं? एस से। लिक्विड को इंडिकेट करते हैं एल से, और एक्वस सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं ए क्यू से, ठीक है। और गैसियस को हम इंडिकेट करते हैं जी से। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? ये चारों का इंडिकेशन, ये क्या है? इंडिकेशन है किसके? फिजिकल स्टेट के। तो अब हमारा ये लिक्विड है और ये एक्वस है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर की एफिशिएंसी, कुछ एफिशिएंसी हो या वाटर डिजोल्व हो, तो उसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे चीनी पानी, तो चीनी क्या होगी? सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर हो गया। तो मीन्स कि जिसकी लेस अमाउंट होती है वो सॉल्यूट और जिसकी मोर अमाउंट होती है वो सॉल्वेंट। ये आप 9th क्लास में पढ़ के हैं, बाकी आप ये आगे अपनी हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये 4 फिजिकल स्टेट हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, एक्वस और गैस। चलो, तो अब हम इसको समझते हैं और कि हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडिकेट करेंगे इसकी फिजिकल स्टेट। अब वो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि अभी इसको समझिएगा कि जिंक को यानी मेटल को एसिड के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको सीखा था। तो देखिए, अब इसकी फिजिकल स्टेट, जिंक, जब आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद एसिड,
तो जिंक ग्रेन्यूल्स मीन्स ग्रेन्यूल्स क्या हो गए, पीसीस हो गए। तो पीस क्या होता है हमारा, सॉलिड। तो सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा H2SO4 क्या है, ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है ये, एक्वस सॉल्यूशन। और ये क्या हो गया हमारा, सॉलिड हो गया। अब जिंक सल्फेट, ये क्या बना हमारा, सॉल्ट। तो सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा, सॉल्ट किस में होते हैं, सॉल्ट मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वस होते हैं। 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 क्लियर हो गया। तो देखिए ये जिंक सॉलिड हो गया, और ये एक्वस, और ये क्या हो गया हमारा, ये भी एक्वस, और हाइड्रोजन हो गई हमारी गैस। तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी स्टेट बता रहे, कौन सी, फिजिकल स्टेट। क्लियर हो गया। इन सर्टेन केसेस इनसॉल्युबल, इन का मतलब केमिस्ट्री में नॉट होता है, नॉट यानी नॉट सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। ये कहना चाह रहा, कॉल्ड क्या कहलाते हैं, प्रीसिपिटेट। क्या कहलाते हैं, प्रीसिपिटेट। अब ये समझते हैं प्रीसिपिटेट, शॉर्ट में हम इसको पीपीटी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पीपीटी। प्रीसिपिटेट इज ऑल्सो फ्रॉम द रिप्रेजेंटेड बाई सॉलिड, और हम उस प्रीसिपिटेट को भी सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन कि जिसके अंदर वाटर ऊपर होता है और उसका सॉलिड सब्सटेंस क्या हो जाता है, ये नीचे रह जाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, प्रीसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीसिपिटेट। समझ में आया, मीन्स कि पानी ऊपर है और सॉलिड नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए अब ये कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसके कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर यानी चूने के अंदर क्या किया गया, पानी डाला गया, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस। तो इसकी स्टेट क्या होगी, एक्वस। अच्छा CO2 क्या है, हमारी गैस है। तो ये इनके आगे लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखा होता है उसके हिसाब से। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट जैसा कि प्रिसिपिटेट, तो ये कैसा बन गया, सॉलिड। अब जो अंडे के छिलके होते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। इसको क्या बोलते हैं हम, लाइमस्टोन भी कह देते हैं, और साथ ही साथ हम चूना पत्थर भी कहते हैं। अब ये वाटर है, तो वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया। चलो अब इसको आगे समझते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अब इसमें कह रहा है हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव टू इंडिकेट द हीट चेंज। अब हम इसको समझते हैं हीट के हिसाब से। क्लियर हो गया, हीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जब कोई भी रिएक्शंस हो, मैंने अभी आपको जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, कैसे पहचानोगे कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को पहचानना। तो जो हमारी एंडोथर्मिक होती है उसके अंदर हीट जा रही होती है और एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही होती है, जैसा लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका रिएक्टेंट है, क्या है ये, रिएक्टेंट, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका प्रोडक्ट है, क्या है ये, प्रोडक्ट है। यहाँ तक समझ में आया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब हीट किस में निकल रही है, मीन्स किसके अंदर आ रही है, हमारी प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट में क्या आ रही है, या तो वर्ड आएगा हीट या फिर आएगा एनर्जी। तो देखिए द एबव रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक, मीन्स हीट प्रोडक्ट के अंदर आ रही है इस साइड में एरो के बाद, तो एरो के बाद आ रही है यानी हीट यहाँ निकल रही है, तो रिप्रेजेंटेड बाय हीट एनर्जी या फिर हीट या फिर एनर्जी। किस साइड में, प्रोडक्ट की साइड में। प्रोडक्ट की साइड में क्या होगा, या तो हीट एनर्जी होगा या फिर हीट होगा या फिर हीट के साथ एनर्जी होगा या फिर एनर्जी होगा। इनमें से कोई सा भी वर्ड किस साइड में आ रहा है, प्रोडक्ट की साइड में आ रहा है, तो वो रिएक्शन कहलाएगी एक्सोथर्मिक। क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आता है। अच्छा इसके बाद में अब ये देखिए, ये कार्बन क्या, कोक हो गया, क्या हो गया, कोक हो गया, ठीक है। ये कोक की बात करें, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये गैस हो गई CO2, ये भी गैस हो गई, और साथ में निकल रही है हीट। तो जिसमें हीट इस साइड आता है प्रोडक्ट की साइड में, तो वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया।
अच्छा, इसको समझ लेते हैं। और ये देखिए सॉलिड, और ये क्या हो गया हमारा लिक्विड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस हो गया, हीट निकल रही है। तो हीट किस साइड आ रही है? प्रोडक्ट की साइड। तो प्रोडक्ट की साइड हीट आए, चाहे हीट एनर्जी आए, चाहे ये दोनों एक साथ आ जाएं, ठीक है। तो हीट एनर्जी एक साथ भी आए प्रोडक्ट की साइड में, तो मीन्स क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए ये क्या है? हमारा ग्लूकोज है, और इसके साथ क्या है? हमारी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और क्या बन रहा है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साथ ही साथ क्या निकल रही है? हमारी एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है। तो क्या, कौन सी रिएक्शन होगी हमारी? एक्सोथर्मिक। कैसे, कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको समझ में आया एक्सोथर्मिक क्या होगा, ठीक है। चलो अब इसकी आगे कंडीशन को समझते हैं। तो देखिए अब इसमें कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंडोथर्मिक को, मीन्स एंडोथर्मिक का मतलब हो गया कि अब जो हीट इधर आ रही थी, यानी कि प्रोडक्ट में, अब वो किस में आएगी? रिएक्टेंट के अंदर। अगर ये हीट वर्ड या एनर्जी वर्ड, यानी कि एनर्जी, हीट और एनर्जी, या हीट एनर्जी, ये हमारा क्या? हीट एनर्जी, हीट और एनर्जी किस साइड आ रहा है? रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। तो वो रिएक्शन क्या होगी हमारी? वो रिएक्शन होगी हमारी एंडोथर्मिक। मीन्स कि रिएक्टेंट के अंदर हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर हो गया? तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे हीट क्या हो रही है? इसके अंदर आ रही है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। चलो अब आगे समझते हैं इसको। और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, रिएक्शंस को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम और कौन कौन सी कंडीशन इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर अ लॉट ऑफ कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द रिएक्शन अकर, सच एज प्रेशर। तो एक क्या होता है हमारा? प्रेशर, एक होता है हमारा टेम्परेचर, और एक होता है कैटालिस्ट। समझ में आ गया? तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी रिएक्शंस इस तरह से होती हैं, उसके ऊपर हीट का साइन होता है। सपोज ए प्लस बी, या हीट का साइन है, या सी प्लस डी। तो यहाँ पे हीट है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर भी होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी होता है, और साथ ही साथ में यहाँ पर टेम्परेचर भी होता है, और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होता है? कैटलिस्ट। तो अब ये सब किसके ऊपर लिखते हैं हम? इसके ऊपर लिख दें या नीचे लिख दें? एक ही बात है। क्लियर हो गया? अब इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा कह रहा है कि कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस इन विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, सिर्फ इसमें बढ़ा रहा लिखा है, और इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों आएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। यानी कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो या केमिकल रिएक्शन हो, ये इसकी स्पीड को क्या करता है? बढ़ाता है या घटाता है। किसके साथ? जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है? ऊपर नीचे कर रहा है, यानी फास्ट भी कर रहा है, स्लो भी कर रहा है, खुद पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, कैटलिस्ट कहलाता है। इसको ऐसे समझिएगा। अब आप पढ़ना चाह रहे थे, आप पढ़ रहे थे क्लास 10th में, साथ ही साथ में आपने मेरी हेल्प ले ली कि आपने मुझसे पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब आपकी जो पढ़ाई की स्पीड थी थोड़ी सी बढ़ गई, फिर आपने मुझसे पढ़ना बंद कर दिया तो स्पीड स्लो हो गई। तो अब मैं आपकी ज़िंदगी में कैसा है? कैटलिस्ट की तरह है। कैसा है? कैटलिस्ट की तरह। और एक और एग्जांपल समझता हूँ कैटलिस्ट का। आपने देखा होगा कैटलिस्ट क्या करता है? ये मीडिएटर का काम करता है। किसका? मीडिएटर का। जैसे आपकी कहीं लड़ाई हुई, तो कुछ लोगों ने आपकी लड़ाई उसको बंद करा दी, फिर वो चले गए, तो मीन्स वो किस की तरह काम कर रहे थे? मीडिएटर की तरह। तो कोई भी रिएक्शंस होगी उसका ये रिएक्शंस का मीडिएटर होता है। कौन? कैटलिस्ट। कौन सा? ये जो कैटलिस्ट है ये क्या होता है? रिएक्शंस का मीडिएटर होता है। जब रिएक्शन को लगता है कि तेज़ी से होना है तो उसकी स्पीड बढ़ा देता है, जब लगता है कि रिएक्शन ज़्यादा तेज़ हो रही है तो उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। ये दोनों तरीके से काम करता है। ऑल द इन्फॉर्मेशन रिटन एब इन द एरो। कहाँ पर लिखी जाती है सारी जानकारी? एरो के ऊपर या नीचे। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये वाली कंडीशंस इसके अंदर होती है। चलो मैं अब इसको एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। तो देखिए KClO3, ठीक है, ये KClO3 ये क्या है? सॉलिड है। अब इसके ऊपर हमने हीट का साइन लगाया। किसका? हीट का। तो इसका एक कैटलिस्ट होता है MnO2। क्या होता है? मैग्नीज
डाइऑक्साइड। ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस ये रिएक्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर देगा, स्लो या फास्ट कर देगा। अब हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है KCl प्लस O3, ठीक है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और साथ ही साथ में इसमें से क्या निकल रही है, ओजोन निकल रही है। क्लियर हो गया। तो ये जो है इसमें ये कैटालिस्ट है। क्या है ये? कैटालिस्ट है, ये मीडिएटर का काम कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, और इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, और इसके ऊपर टेम्परेचर भी लिया कितना, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, और एक कैटलिस्ट भी लिया, क्या, आयरन, ठीक है, और बना दी अमोनिया। क्या बना दी? अमोनिया। अब आप देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स लेकर के, यानी मॉलिक्यूल्स कह दो या इसको मोल भी कहते हैं, ये जो आगे की डिजिट होती है इसको हम मोल भी कहते हैं। क्या? मोल। तो 1 मोल हमने क्या ली, 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल हमने क्या ली, नाइट्रोजन, और 3 मोल लिए हाइड्रोजन, और 2 मोल बना दिए हमने किसके, अमोनिया के। किसके बना दिए? अमोनिया के। तो ये भी क्या बनी, हमारी गैस। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम हैबर प्रोसेस। क्या बोलते हैं? हैबर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये? हैबर प्रोसेस। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये क्या है, यहाँ पर हमने इसमें ये बस ये प्रोसेस नहीं समझना, हमने ये समझना है कि इसमें कैटलिस्ट कौन सा है। तो ये जो आयरन है ये कैटलिस्ट है। क्या है ये? कैटलिस्ट है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक रिएक्शंस को इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इन्फॉर्मेटिव। तो अब आपको समझ में आया कि ये हमें क्या क्या पता चला, इसकी स्टेट का पता चला। देखिए स्टेट यानी कि गैस है, सॉलिड है, एक्वस है या लिक्विड है। दूसरा हमें पता चला किसका, हमें इसके कैटलिस्ट का पता चला, साथ ही साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता चला, और हमें पता चला कि हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर? अब इसके बाद अब हम समझते हैं क्या, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, तो अब हम सीखेंगे क्या, बैलेंसिंग, किसी भी रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले समझते हैं व्हाई शुड वी बैलेंस अ स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन किसे बोलते हैं? किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को, अनबैलेंस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन इक्वेशन। समझ में आया? तो किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन इक्वेशन। ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, ये बैलेंस हो सकती है सो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। अब ये लॉ क्या है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो जितने रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगी? हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? तो अनबैलेंस क्या होगी? स्केलेटन, और बैलेंस होगी हमारी जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। इसको भी हम अभी सीखते हैं और समझते हैं आसानी से। तो देखिए सबसे पहला है, तो क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 1 जो इसके रूल्स हैं, राइट द केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि हमने क्या करना, दोनों को लिख देना, रिएक्टेंट को भी और प्रोडक्ट को भी। एंड द रिएक्टेंट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, तो रिएक्टेंट तो लेफ्ट साइड में ही होता है और प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, राइट साइड में होता है। क्लियर हो गया वाला पॉइंट? अच्छा, इसके बाद बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशंस को मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंबल्स में या फॉर्मूला में, बाय द स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि पॉसिबल हो, छोटी से छोटी यूनिट से हम उसको बैलेंस करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इस तरह के एग्जाम्पल्स हो, तो उसको समझते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन, तो जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं हाइड्रोजन को, तो सिंपल हाइड्रोजन नहीं लिखते। कभी सोचो कि हाइड्रोजन ऐसे नहीं लिखते हैं, तो फिर हम कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन, यानी कि ये गैसियस स्टेट में है। क्या है ये? गैसियस स्टेट में है। अब प्लस क्लोरीन, तो क्लोरीन को भी लिखते हैं हम किसकी स्टेट में? Cl2, यानी कि ये भी गैसियस स्टेट के अंदर है। और अब हमने क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये भी क्या हो गया हमारा, ये कैसी फॉर्म में है?
लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैसियस फॉर्म में है। क्लियर हो गया? तो ये बना हमारा HCl। अब सीखना ये है कि इसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका, अब देखिए आप समझिए, यहाँ हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसे यहाँ पर क्लोरीन मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, और यहाँ पे मुझे 1 दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। कभी भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन के साथ भी आया और क्लोरीन के साथ भी, तो ये हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और क्लोरीन के भी। अब ये क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आपको जो एग्ज़ाम में देगा वो इस तरीके से देगा और आपने इस तरीके से उसको बैलेंस करना है। क्लियर हो गया? ये एरो भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से दिखाया। क्लियर हो गया? अब आता है हमारा बेरियम क्लोराइड BaCl2, और दूसरा है हमारा क्या यहाँ पर, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्या बना रहा है यहाँ पर, यहाँ बना रहा है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। तो अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो एक तो ये सिंपल तरीका था, डायरेक्टली इसको बैलेंस कर लें। दूसरा तरीका है कि हम इसको एक टेबल बनाएं और उसके हिसाब से इसको समझें। तो एक तरफ लिखना हमने रिएक्टेंट, ठीक है, और एक तरफ लिखना हमने प्रोडक्ट, और एक तरफ लिख लें हम एलिमेंट। क्या लिख लें, एलिमेंट। क्लियर हो गया? तो अब हम इसकी एक टेबल बनाते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो अब हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, बेरिलियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, और यहाँ पर क्या है हमारा, सल्फ़र है। क्या है, सल्फ़र। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ रिएक्टेंट, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, उधर बनाएंगे, उधर देखेंगे इसको, उधर समझते हैं। तो देखिए यहाँ समझते हैं इसको। एक तरफ लिखते हैं हम एलिमेंट, दूसरा लिखते हैं हम रिएक्टेंट, और तीसरा है हमारा प्रोडक्ट। अब देखिए इसको समझते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे, एक तो बेरिलियम है, दूसरा क्लोरीन है, तीसरा एल्यूमिनियम है, चौथा सल्फ़र है, और पांचवा ऑक्सीजन। तो देखिए बेरिलियम यहाँ कितने, रिएक्टेंट में 1, क्लोरीन कितने 2, एल्यूमिनियम कितने 2, सल्फ़र कितने, ये देखिए ये इसके साथ है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितने हैं 3। अब ऑक्सीजन देखिए 3 4 जा 12, कितने यहाँ पर 12। क्लियर हो गया? अब हमें इस साइड देखने, इस साइड देखने, तो ये बेरिलियम कितना है यहाँ पर, यहाँ 1 है 1, सल्फ़र कितना है, सल्फ़र, इसके बाद सल्फ़र आ रहा है, सल्फ़र है हमारा 1, ऑक्सीजन कितना है 4, और इसके बाद एल्यूमिनियम कितना है हमारा 1, और क्लोरीन कितने 3। अब मुझे बताइए, जब ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल वैल्यू नहीं आती है तो हम उसमें ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। ठीक है। तो अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम किस किस को देखते हैं, बेरिलियम बैलेंस है, क्लोरीन और ऑक्सीजन, यानी कि ना तो हमारी क्लोरीन बैलेंस है ना ही ऑक्सीजन बैलेंस है। तो हम क्या करें कि क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ना ही हमारा एल्यूमिनियम बैलेंस है। तो सबसे पहले हम देखिए एल्यूमिनियम को देखें, यह एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमने क्या करा, एल्यूमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो ध्यान से देखना कि ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है। तो अब हमारे क्लोरीन कितने हो गए, 2 3 जा 6, तो क्लोरीन कितने हो गए हमारे
6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ हमारे जो क्लोरीन है वो कितने हैं? वो क्लोरीन है हमारे यहाँ पर 2 और हमारे उधर कितने हैं? 6। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करनी पड़ेगी? 3 से मल्टीप्लाई। अब जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई करी तो बेरिलियम कितने हो गए हमारे? बेरिलियम हो गए रिएक्टेंट में 3। कितने हो गए? 3। क्लियर हो गया? अब हम इसको और आसान बना देते हैं। तो अब हमारा क्या क्या बैलेंस हो गया? हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। क्या हो गया? क्लोरीन बैलेंस हो गया। यानी कि क्लोरीन में कितने थे यहाँ? 3 2 जा 6। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 और ये भी 6, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक है। दूसरा हमारा बैलेंस हो गया एल्यूमिनियम। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। एल्यूमिनियम में इधर भी 2 और इधर भी 2, ये भी बैलेंस हो गया। अब हम करते हैं बेरियम। बेरियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो हमने क्या करा? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? 3 से। तो यहाँ भी 3 कर दिया, तो बेरिलियम भी क्या हो गया? हमारा बैलेंस हो गया। अब बचा हमारा सल्फ़र और हमारा दूसरा बचा सल्फ़र के साथ। अब यहाँ पे सल्फ़र कितने हमारे? 3 हैं और यहाँ पर भी अब 3 हो गए, तो सल्फ़र भी हमारा हो गया बैलेंस। 3 सल्फ़र के भी इसके साथ क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। अब आ जाता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 3 4 जा 12 और यहाँ कितने हैं? 3 4 जा 12, तो हमारा ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो गई। तो अब आपको समझ में आया कि जितना इधर है उतना उधर करने के लिए हम स्मॉलेस्ट यूनिट से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई ऐसी डिजिट से करते हैं जिससे कि ये क्या हो जाए? आसानी से बैलेंस हो जाए। क्लियर हो गया सबको? समझ में आया? चलो अब और एग्जाम्पल इससे समझते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अब आपने इसको बैलेंस करना है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए हम क्या करें? ये है हमारा सोडियम। तो सोडियम मेटल है, जैसा कि हमने पढ़ा था, मेटल की रिएक्शन वाटर से करी। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसको आप H से भी लिख सकते हो, HOH। क्लियर हो गया? या तो HOH लिख दो या फिर H2O। अब इसकी रिएक्शन करी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया NaOH। ये देखिए ये वाला Na और ये वाला OH, तो बचा क्या हमारा? हाइड्रोजन। ठीक है। अब सोडियम क्या है? मेटल, यानी कि सॉलिड है। वाटर क्या है हमारा? लिक्विड है। अब ये क्या बना हमारा? NaOH, एक्वस, या लिक्विड भी लिख सकते हो, एक्वस बना। और साथ ही साथ हाइड्रोजन निकल गई गैस। मैंने आपको बताया था मेटल की वाटर से रिएक्शन करें, एसिड से रिएक्शन करेंगे ये, क्योंकि ये तो एसिडिक और बेसिक दोनों का काम करता है ना, वाटर। ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे। अब इसको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। किस तरीके से करें? एक तो वही तरीका था, एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका भी है और इनडायरेक्ट भी है। तो अब डायरेक्ट का तरीका क्या था? फिर वही एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एलिमेंट क्या है इसमें? सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है हमारे? सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए अब इसे समझते हैं। सोडियम यहाँ कितने रिएक्टेंट में? 1। हाइड्रोजन कितने? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। अब प्रोडक्ट में देखते हैं। सोडियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 और हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इसका मतलब क्या बैलेंस नहीं है यहाँ पर? नहीं, हाइड्रोजन कितने हमारे? 1 और 2, 3 हैं। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 3 हैं और यहाँ 2 हैं। तो हमारा जो बैलेंस नहीं है वो है हाइड्रोजन। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करें? हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर दी? 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए। कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन 4 हो गए। तो जैसे ही 4 हुए, क्यों? 2 तो यहाँ से आए और 2 इसके पास थे, तो 2 ये और 2 ये, तो ये टोटल कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर हुआ? अच्छा इसके बाद अब ऑक्सीजन 2 हो गए। तो ऑक्सीजन इसमें ये देखिए 2 हो गए, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब बचा सोडियम, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ 1 है, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब हमारे ये सारे क्या हो गए? बैलेंस हो गए। क्लियर हुआ? अच्छा इसके बाद नेक्स्ट
अब आता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, इसको चूना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चूना, या कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको क्विक लाइम भी कहते थे। तो अब चूने के अंदर हमने डाल दिया पानी, तो चूना क्या है हमारा, ये सॉलिड हो गया और ये लिक्विड हो गया, और ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। साथ ही साथ में इसमें क्या निकल रही है, हमारी हीट निकल रही है, क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, और ये जो बनेगा एक्वस होगा, कैसा होगा, एक्वस होगा। तो देखिए इसको समझते हैं। तो अब कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन बिल्कुल यहाँ पर 1 ये रहा 1 ये रहा, तो 2 हो गया, 2 1 जा 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 1 जा 2, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत हमें नहीं है। क्लियर हो गया। चलो अब हम क्या समझते हैं, इसके एक दो क्विज़ हैं उनको ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्विज में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। तो केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस होती है उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही कहेंगे, क्योंकि ये भी नहीं है और ये भी ऑप्शन इसका नहीं है, ये भी नहीं है, भी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हो गया। नेक्स्ट दूसरी क्विज ले लेते हैं। दूसरी क्विज में क्या कह रहा है, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स हीट बाहर निकल रही है, तो किससे, प्रोडक्ट प्लस हीट, रिएक्टेंट प्लस हीट, या फिर दोनों, आप बताएं। नन, ये तो नहीं है, बोथ भी आंसर नहीं है। तो अब एक्सो का मतलब बाहर मीन्स प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ये तो हमारा एंडो में आ जाता है, ये किस में आता, एंडो में। तो आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, और यही इसके बाद हम इसके जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग नोट्स बनाते रहें, और क्वेश्चन जो भी हैं इससे रिलेटेड डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, सी यू।